क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसमें मैंने डिस्कस जो करा था, आप लोगों को बताया था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन या फिर सिंपल वर्क क्या होता है, ठीक है। तो एक वर्क होता है जो हम लोग बात करते हैं जनरल लाइफ में कि मैंने आज बहुत काम किया, तो इस वाले वर्क डन का आपके उस वाले वर्क डन से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, ये फिजिक्स का वर्क डन है। तो हमने कहा कि वर्क डन कब होता है, जब एक फोर्स होता है, और फोर्स क्या कराता है, डिस्प्लेसमेंट कराता है, फोर्स कराएगा डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही वर्क डन कहलाता है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू डी। इन दोनों में खास बात यह है कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है ये सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। एफ एंड डी मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस किया था कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे स्केलर क्वांटिटी बन जाए, दो वेक्टर क्वांटिटीज का ऐसा प्रोडक्ट जिससे एक स्केलर क्वांटिटी बन जाए, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो वर्क डन है इसे हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट F into D is called स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और प्रोडक्ट कैसा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने इतने में डिस्कस कर दिया था, कल कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कराया था आप लोगों को। अब इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग कि वर्क डन जो फोर्स करा रहा है उसका नेचर कैसा है। वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से। तो फोर्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स हो सकता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि मैग्नेट्यूड एक्शन एंड डायरेक्शन both not changing, both not changing। क्या मतलब है सिस्टम, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब कितने न्यूटन लग रहा है दिस वैल्यू। आप लोगों की ये स्क्रीन बढ़िया है ना, या फिर कुछ करेक्शन करने की जरूरत है? हाँ, अब और साफ दिख रहा होगा। मुझे रिप्लाई करते चलो बच्चों, तो मुझे एटलीस्ट ये क्लियर रहे कि आवाज और ये जो स्क्रीन और साथ में मैं कनेक्टेड हूं कि नहीं आपसे, ये मुझे पता चलता रहे। आकाश, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर मेरी दोनों सेम है, इसका नॉट चेंज। सर वॉइस क्लियर नहीं है। रिकॉर्डिंग, या तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि फोर्स जो है वर्क डन करा रहा था, तो ये फोर्स या तो कांस्टेंट हो सकता है। तो कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा टाइम के साथ, और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, दोनों चेंज नहीं होगी, तो वो फोर्स कहलाएगा कांस्टेंट फोर्स। जैसे मान लो कि आप किसी ब्लॉक को, मान लो यहाँ पे, ये ब्लॉक वाले एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं, कोई ब्लॉक है टेबल के ऊपर रखा है, स्मूथ सरफेस है, उसको आप एफ फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, और इस ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक लाए, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 10 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो ये एक कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब F इक्वल्स टू ma हम लोगों ने पढ़ा था,
तो एफ अगर कांस्टेंट है तो इसमें एम तो हमेशा सेम रहेगा, ब्लॉक का मास तो चेंज नहीं हो जाएगा टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। तो जैसे ही कांस्टेंट फोर्स की बातें करूंगा वो तुरंत मैं बात कर दूंगा कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो जब भी कोई बॉडी में वर्क डन होगा तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये बात क्लियर हुई। कांस्टेंट फोर्स अगर लगा हुआ है तो एक्सेलरेशन होगा, तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां तक सभी को क्लियर है। यस सर। अब फोर्स हो सकता है वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये होता है कि या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा या तो डायरेक्शन बदलेगी या फिर दोनों बदलेगा। तो तीन तरीके से फोर्स वेरिएबल हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड बदले चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन DIR ऊपर N लिख दिया मैंने, तो या तो डायरेक्शन चेंज हो या फिर बोथ चेंज करें, बोथ चेंज हो। जैसे मान लो कि आप एक ब्लॉक को स्ट्रेट लाइन में ले जा रहे थे इस तरफ, यही वाला ब्लॉक है, अभी 10 न्यूटन लग रहा है, एक सेकंड के बाद 11 हो जाए, फिर एक सेकंड के बाद 12 हो जाए, एक सेकंड के बाद 13 हो जाए, ऐसे करके बढ़ता जाए। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। बट अगर मैं इसी ब्लॉक को घुमाता जाऊं ऊपर की ओर, तो घुमाने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। पहले ऐसे लग रहा था, धीरे 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 ऊपर की ओर लगना चालू हो जाएगा। और दोनों चेंज होने का मतलब है बोथ चेंजेस। प्रैक्टिकली जो फोर्सेस होते हैं ज्यादातर केसेस में ये बोथ चेंजेस हैं। हमारी बाइक में जब फोर्स लगता है, हम लोग टर्न कराते हैं गाड़ी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदलती है और मैग्नीट्यूड भी बदलता है। तो ये वेरिएबल फोर्स है। इस वेरिएबल फोर्स से भी वर्क डन होता है, बट वो हमें उस वर्क डन को निकालने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स, वो मैथमेटिकल टूल्स अभी क्लास 9th में हमारे पास नहीं है जिससे हम वेरिएबल फोर्स को हैंडल कर सकें। ये मैथमेटिकल टूल्स हम लोग सीखते हैं क्लास 11th में। तो इसलिए अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे, केवल अभी बात करेंगे कांस्टेंट फोर्स के बारे में। एक्सेल मतलब जो फोर्स कांस्टेंट होगा उसकी वजह से वर्क डन होगा, वो हम ट्रीट करेंगे अभी। वेरिएबल फोर्स के बारे में अभी हमारे पास इतने मैथमेटिकल टूल नहीं है जिससे इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल पाए, इसलिए अभी उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे फोर्स हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। अब बच्चों क्या है कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, सपोज जैसे एग्जांपल मैंने पहला केस लिया था, मैं केसेस कुछ लूंगा, अब उन केसेस को देखना गौर से। जैसे पहला केस मैंने लिया था, कल लिया था मैंने, और उसका मैग्नीट्यूड वगैरह बताया था। कल मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोगों को दिया था, तो मैंने कहा था कि कोई ब्लॉक है सपोज, और इसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और एग्जांपल के लिए मैंने 20 न्यूटन लिया था। शुरुआत में इसकी पोजीशन कहीं यहाँ थी, कुछ देर बाद यहाँ आ गया। ठीक है, जब वो ब्लॉक यहां से लेके यहां तक आएगा, तो मान लिया था मैंने 20 मीटर चला। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। इसलिए इसमें वर्क डन कितना होगा, W बराबर 20 फोर्स इंटू 20 डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ 400 जूल। ये कल हम लोगों ने सीखा था। अच्छा, ये पहला केस है। दूसरा केस बच्चों इसमें क्या आता है, केस 2, इसमें फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग होगी। जैसे उसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या दिया था कि कोई ब्लॉक था, और इस ब्लॉक में मैंने बताया था कि एंगल में कुछ फोर्स लग रहा है ऐसे। अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया हो सकता है वर्टिकल से दिया हो, आप उससे घबराना नहीं, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। तो ये ब्लॉक कुछ देर में यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रही ये, मान लो वही 20 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, बट फोर्स की डायरेक्शन आप देखो तो इस तरफ जा रही है। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग है। थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, अगर इसको और अच्छे तरीके से समझें तो कैसे समझेंगे, तो अगले पेज में समझते हैं। ठीक है, तो आपने अभी अभी क्या बताया कि सर फोर्स की डायरेक्शन क्या थी क्या थी क्या थी। एक सेकंड, पेज कहां से देखना चालू हो रहा है, हाँ ये। आपने बोला कि सर फोर्स की डायरेक्शन ये थी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का तीर का चिन्ह ऐसा होगा और डिस्प्लेसमेंट के तीर का चिन्ह ऐसा है।
आप समझ पा रहे हो, ये फोर्स का चिन्ह है, ये डिस्प्लेसमेंट का चिन्ह है। तो हम एक काम कर सकते हैं, वेक्टर में एक ऐसी हमारे पास टूल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो तीर का चिन्ह है, इसको इसके लेंथ के अलाउंग कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि फोर्स ऐसे लगा, और ये जो नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट का था उसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बात वही है। इसके बीच का एंगल जो है, मान लो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिया है ये थीटा डिग्री दिया है, या कि 30 डिग्री दिया है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है मान लो d, और फोर्स है मान लो F बराबर 20 न्यूटन। तो F दिया है, थीटा दिया है और d दिया है। बहुत गौर से देखना, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर की ओर, ये है फोर्स की डायरेक्शन, ये है फोर्स की डायरेक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कह रहा हूं कि इसको इस तीर के चिन्ह को मैं कहीं भी रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये फोर्स की डायरेक्शन F बराबर 20 न्यूटन रख दिया। ये हमने डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को तीर के चिन्ह से बताया, d बराबर दिया है 20 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल से मैंने बताया था कि फोर्स की, हॉरिजॉन्टल से फोर्स का जो एंगल है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, इस केस में दिया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बना रहा हूं आप लोगों के, इसलिए टाइम लगता है कॉन्सेप्ट बनाने में। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है फोर्स, दूसरा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, इनकी तीर के चिन्ह दोनों एक जगह मिलने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हेड टू हेड मिल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, हेड टू हेड मिलना। हेड टू हेड, हेड मतलब तीर का चिन्ह। तो जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में थीटा, इसको बोलते हैं वेक्टर एंगल, वेक्टर एंगल। और आप बोलो, आप एक ये जो थीटा बनेगा, छोटा वाला एंगल देखना है, बड़ा एंगल एक हो सकता है ना, बाहर से घूम के भी तो एंगल बनेगा 360 माइनस थीटा, उसको नहीं लेना हम लोगों को, अंदर वाला एंगल लेना है थीटा। ये छोटा वाला एंगल जो होता है वो वेक्टर एंगल कहलाता है। मतलब दो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर है, इन वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है दोनों की, उन डायरेक्शन के जहां हेड टू हेड मिल रहे हैं, उन हेड टू हेड को मिला दिया, उनके बीच का जो एंगल है वो कहलाता है वेक्टर एंगल, जो कि छोटा वाला है। ठीक है, अब इसमें बहुत गौर से देखना, इस फोर्स का मुझे इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना है कि इस फोर्स का क्या कंपोनेंट है जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू मान लो h है, बेस की वैल्यू b है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू p है। तो क्या एक cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा हो जाएगा बेस मतलब b अपॉन हाइपोटेनियस। तो b बराबर क्या हो जाएगा, h cos थीटा, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी h cos थीटा, और परपेंडिकुलर लगाओगे साइन एंगल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन h। तो अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है तो इस h को मल्टीप्लाई करा दो, h sin थीटा। उसी तरह यहां भी होता है, यहां पे आप देखो कि ये एक फोर्स लग रहा है, F ऐसे लग रहा है एक्चुअली, तो ये हाइपोटेनियस की जगह हो गया H। अब इसका ये वाला कंपोनेंट निकालना है, तो इस H की जगह मैंने F लिख दिया, ठीक है ना, फोर्स है ये, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, ये एंगल जहां लगा है वहां cos थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी F sin थीटा, F sin थीटा। इसमें किसी को डाउट हो अभी तो पूछ लो भाई, ऐसा ना हो कि डाउट आपके दिमाग में रहा है। एनी वन ऑफ यू? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें, है ना। देखो भाई समझो एक बार, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को समझो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पे थीटा है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछूं तो आप साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही लगेगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ना एच साइन थीटा, एच साइन थीटा, ये पी आ जाएगा। क्लियर है? सर इन द सेम वे अगर मैं पूछूं कि बेस की वैल्यू बताओ यहां से यहां क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, सर cos थीटा लगा दीजिए। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइट, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, h मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट cos थीटा, तो सॉरी h cos थीटा, h है यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का cos थीटा ये बेस बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब वही बात हम फोर्स में लगा रहे हैं, यहाँ पे सेम काम, सेम टू सेम काम फोर्स में कर रहे हैं। कि फोर्स तुम्हारा ऐसा लग रहा था
अब तुम्हें एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। ये एंगल तुम्हारा दिया है थीटा, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे एफ दी है, तो भाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा। सिंपल सी बात है। तो इधर कंपोनेंट इस एफ का क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। बस हमें हमेशा ये याद रखना है कि थीटा हमने कहां से लिया है। तो जैसे यहां थीटा लिया है, तो एफ का कॉस कंपोनेंट जिस जिस साइड को मिलेगा, जैसे इस वाले को कॉस कंपोनेंट मिला है, इस वाले को, इस जो पास है थीटा से जो एंगल लगा है उसको कॉस मिला है, और इस एफ का साइन किसको मिला है, जो थीटा के अपोजिट वाला था, परपेंडिकुलर वाले को साइन मिला है। फॉर एग्जांपल लो ये फोर्स लग रहा था ऐसे, और तुम्हें एक ये कंपोनेंट निकालना है, एक ये कंपोनेंट निकालना है। एंगल दिया था हमने यहां से, मान लो थीटा, तो अब बताओ कॉस किसको मिलेगा, साइन किसको मिलेगा। मैं दोनों में एफ लिख रहा हूं, कॉस थीटा किसको मिलेगा, साइन थीटा किसको मिलेगा, मान्य आप बताओ। आर्या टेल मी, किसको कॉस मिलेगा, किसको साइन। शरद, अगर डाउट हो अभी तो पूछो भाई, क्योंकि ये सारी चीजें सर आगे चल के बहुत काम में आएंगी। हाँ सर कॉस मिलेगा सर, ये जो पास छोटी है वाली ना। है सर। यस सर, हाँ इसको हाँ, मिलेगा इसको सर कॉस कॉस। मिलेगा, कॉस थीटा, और इसको क्या मिलेगा, साइन साइन थीटा। फिर इसको मिलेगा। वेरी गुड। तो उसी तरीके से अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था हम लोगों ने अभी, हमने कहा था कि इसमें फोर्स लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो ये है फोर्स। तो एस इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो बोलोगे सर एफ कॉस कॉस थीटा। 30, यही होगा फोर्स का कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस 30। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स, तो फोर्स कौन सा होगा, एफ कॉस 30, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन का फोर्स, तो इस डायरेक्शन का फोर्स होगा एफ कॉस 30। ये इस फोर्स का ये वाला हिस्सा जो होगा, यही डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक को करा रहा था। ब्लॉक का डायग्राम याद कर लो, दिमाग में रखो, ठीक है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डी। आप इसको थोड़ा सा देखो तो एफ डी कॉस थीटा करके एक फॉर्मूला आ रहा है, ये वर्क डन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर एंगल और वेक्टर एंगल। ठीक है, जैसे फोर्स लग रहा था ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ ऐसे, फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, इनके बीच का एंगल थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। बात क्लियर हुई, इसमें कोई यस सर। डाउट हो तो पूछो। क्लियर है। अब मुझे बताओ केस वन क्या था, केस वन क्या था, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, थीटा की वैल्यू क्या है दोनों के बीच, दो पैरेलल लाइंस के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, यही होती है। यस सर, तो यही बोलो होती है। हाँ, तो cos 0 कितना होता है, 1, तो वर्क डन कितना बन जाएगा, बन गया था W F इंटू डी, यही बन गया था इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में वर्क डन कितना होता है, F इंटू डी। अगर दो दो लाइंस हैं, एक फोर्स जा रहा है किसी एंगल में, डी किसी और एंगल में, उन दोनों के बीच का एंगल देख लो बस, और उनके एंगल को cos से मल्टीप्लाई करा के F इंटू डी cos थीटा निकाल लो, यही वर्क डन। तीसरा केस सर एक और है कॉस बेटा। हाँ हाँ, सर कॉस से करेंगे, साइन से नहीं कर सकते ना। साइन से नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंगल इन दोनों के बीच का ले रहे हैं, तो जब आप यस सर। एंगल ये वाला लेंगे तो साइन नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करता है, ये कॉस ही आप करेंगे। अब देखो तीसरा केस क्या है, केस थर्ड। केस थर्ड ये है कि मान लो कि एक कोई ब्लॉक है, और वो ब्लॉक यहां था पहले, और उसके बाद वो कुछ देर बाद यहां से मूव करके और यहां चला गया। ठीक है, पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। ठीक है, अब क्या है,
इसका वेट था कुछ नीचे की ओर जो लगेगा, वेट क्या है, मान लो इसका वेट है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, DIRECTI, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोच के बताओ, यहां से यहां गया है ना, तो ये होगी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ वेट किधर है, डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली वेट, डाउनवर्ड, हाँ नीचे की ओर है ऐसे। डाउनवर्ड। अच्छा, वेट इज अ फोर्स, तो इन दोनों को कंबाइन करें, थोड़ा सा कंबाइन करो दोनों को, कंबाइन। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऐसा है, मतलब वेट ऐसा है, F बराबर mg कह दो, ये तो वेट है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है। हमने इस बार टेल से टेल को कनेक्ट किया है, इस तीर के टेल को टेल से कनेक्ट किया है और फिर एंगल देखा है। तो ध्यान देना, एंगल जब भी देखना हो दो वेक्टर्स के बीच या कि दो क्वांटिटीज के बीच, ठीक है, तो या तो हेड से हेड को कनेक्ट करके देख लो, पिछली बार हमने हेड से हेड कनेक्ट करके देखा था, या फिर टेल से टेल को कनेक्ट करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया, ये यस टेल सर। इसकी है बी की, और एफ की भी टेल क्या है, यही है, दोनों कनेक्टेड जहां है वहां पे छोटा वाला एंगल देखो, वही थीटा है। अब ये बताओ cos 90 कितना होता है, 0। तो बताओ वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगी वर्क डन की वैल्यू, 0। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है चल क्या रहा है किस्सा। यस सर। देखो अल्टीमेटली हमने अभी क्या बताया, हम आपको बता रहे हैं, ये जो वेट है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रहा, वेट नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, वेट लग रहा है नीचे, तो यहां पे वेट वर्क डन नहीं करा रहा, वेट वर्क डन नहीं करा रहा। यस सर। फिर सुनो मेरी बात, यहां पे वेट जो है, वेट इज नॉट डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, वेट की वजह से वर्क नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मैंने बताया था कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही वर्क डन करा पाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट तो इधर है पॉजिटिव एक्स में और वेट लग रहा है नीचे, तो इस वेट की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा, कोई और फोर्स होगा जो वर्क डन कराया है। ये बात क्लियर हुई। यस सर, हो गई। एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं तीनों बातें। मैंने कहा एक केस है, एक केस है जब एक फोर्स की डायरेक्शन कुछ होगी, मान लो फोर्स लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ये एफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी मूव कर रही है इधर की ओर, ये मान लो एक ब्लॉक था, मूव किया ऐसे, फोर्स ऐसे लगा, तो वर्क डन क्या कराएगा, तो ये वाला फोर्स कितना वर्क डन कराएगा, तो आप बोलोगे सर F बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। बात सही है। अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन सेम करो वाला, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे 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 इधर करा दो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जिधर की ओर आप फोर्स लगाए हुए जब उधर की ओर ही डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू डी हो जाएगा। जब फोर्स लगेगा इधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट होगा मान लो उसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, एंगल दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। फोर्स आपने ऐसे लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। इस केस में वर्क डन हो जाएगा 0। ये तीनों केस समझ में आ गए यस सर, आ या गया। फिर नहीं? ठीक है ठीक है, चलो। अब इसमें एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अब ये है वेक्टर क्वांटिटी नहीं, पर फिर भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क पढ़ते हैं। कैसे, अब समझो। जैसे मान लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क देख लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। जैसे मान लो कि एक कार थी और इस कार को स्टार्ट करना है हम लोगों को, और ये कार स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत दिनों से रखी है।
अभी मान लो इस कार की पोजीशन ऐसे वर्टिकल लाइन से मैंने शो कर दिया, ये है पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, शुरुआत की। हम अकेले इसको धकेल रहे थे यहां से खड़े होके आगे की ओर, आगे की ओर धकेल रहे थे, हम नहीं धकेल पा रहे थे, 2-3 लोगों को हमने बुलाया, वो धकेलना चालू करे, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। इस फोर्स की वजह से ये कार आगे की ओर चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी, और कुछ देर में कार इस टू पोजीशन में आ गई। मान लो गैराज था, गैराज में आपको इसको रखना था, ये कार आ गई यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो डी, डी डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक। मैं बार बार जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं समझना, मैं बार बार डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूं। तो ये कार यहां से लेके यहां तक आ गई 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक। आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। थीटा की वैल्यू क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट कराया अपने डायरेक्शन में कराया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैज सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क। कुछ समझ में आया? यस सर, आ गया। अब मान लो इन्हीं में से एक ऐसा तुम्हारा दोस्त था जो नहीं चाह रहा था कि तुम्हारी गाड़ी गैराज में जाए, ठीक है, दोस्त था इसलिए वो सीधे सीधे खुल के बोल भी नहीं सकता, और वो चाह नहीं रहा, तो क्या करेगा, मतलब बताओ, तुम होते अगर उसकी जगह और तुम नहीं चाह रहे कि कार को हम गैराज तक भेजें, तो क्या करोगे? तो सर पीछे को खींचता मैं तो फिर। हाँ, तो तुम ऐसे नाटक करते हैं आगे खींचने का, पर खींचते पीछे की ओर। तो मान लो दूसरा केस ले लेते हैं इसी में, कि कार है, कार में बार बार बनाऊंगा तो दिक्कत होगी। ये कार है और इसमें आप फोर्स लगा रहे हो, आप गाड़ी के ऑनर हो, आप चाह रहे हो कि इधर की ओर रखें, तो F1 फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और आपका दोस्त F2 फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर। आपने F1 आगे लगाया, F2 पीछे की ओर लगाया। मान लो आपने ज्यादा फोर्स लगाया, F1 इज ग्रेटर देन F2, कार किधर की ओर चलेगी? सर मेरे ऑब्वियस है, सामने तरफ चलेगी। सामने की ओर चलेगी, बट ऑब्वियस है सर, ठीक है। जब कार आगे की ओर चलेगी तो कुछ देर में ये डिस्प्लेस होकर आप कार की पोजीशन को यहां ला दोगे, डिस्प्लेसमेंट करा दिया आपने। अब ये बताओ आपके दोस्त का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें, कार को यहां से यहां लाने में? दोस्त उधर की ओर कर रहा है, खींच रहा है, क्या कोई सर जीरो कंट्रीब्यूशन था था। क्या? जीरो कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये बल्कि कार को भेजने में रोक रहा था। सर तो माइनस में होगा कंट्रीब्यूशन, तो। हाँ वेरी गुड। तो अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है F1 एंड D, F1 फोर्स और D डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होने की वजह से वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और F2 और D कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। दिख नहीं रहा क्या यार? सर दिख रहा है। हाँ, F2 एंड D आर अपोजिट डायरेक्शन, DIRN लिख देता हूं, डायरेक्शन है, तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब मुझे कुछ चीजें तुम बताना, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। मान लो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, EXAMPLE एग्जांपल है, तो मान लो कि एक ब्लॉक है, ग्राउंड में रखा था, और इस ब्लॉक को आप उठा रहे हो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आपने उठाया, फोर्स लगाओगे तो उठेगा, तो आप इसको ऊपर की ओर उठा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, कुछ देर में यहां चला जाएगा, सही बात है। तो h हाइट में गया, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, ठीक है। आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। तो आपने जो वर्क किया है, F फोर्स लगाया है, ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप बोलोगे सर दिस वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। अब इस ब्लॉक में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा mg,
ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको वेट बोलते हैं, बात सही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस क्या जब आप इस ब्लॉक को उठा रहे थे तो क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने जो वर्क डन कराया, ये प्लस होगा कि माइनस? आप बोलोगे सर ये माइनस माइनस। होगा। नेगेटिव सर। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क डन कराएगी, निगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन, निगेटिव वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। और आपने जो वर्क डन कराया, तो पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाई यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वो सेम डायरेक्शन में है। ये बात क्लियर हुई? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसमें ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? हमेशा ऊपर निगेटिव। होगा, ऊपर जब जा रहा है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है तो उसमें ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर ऊपर से नीचे पॉजिटिव। जाएगा, पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है। अब एक केस और देख लेते हैं। एक केस होता है बच्चों, उस केस का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि ये केसेस सब आपका बेस बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, आज के लिए भी नहीं। आज के लिए तो है ही साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये इन फ्यूचर आपके सब काम में आएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपका कोर्स कंटेंट बना रहा हूँ। अब इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मुझे बताओ बोला क्या मतलब है इसका? सर जब कोई सर्कुलर पाथ इक्वल टाइम में कवर किया हाँ, जाए बस। हाँ, तो आप बोलोगे कि सर जब एंगुलर स्पीड सेम हो, एंगुलर स्पीड सेम हो का मतलब है इक्वल टाइम पे इक्वल एंगल ट्रेवल करे। जैसे आपका फैन अगर टॉप स्पीड में चलने लगा तो उस टाइम पे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। जब स्पीड नहीं बदलती पंखे की तो उस टाइम पे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सेंटर से ऐसे रस्सी बंधी हुई है और ये ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है इस सर्कुलर पाथ में, और किस डायरेक्शन में घूम रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल होती है हमेशा। और इसमें एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है इसमें? अंदर की ओर। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इसके परपेंडिकुलर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, चलेगा ऐसे। और फोर्स हमेशा किधर की ओर लगेगा? सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल। है ना? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन सेंटर और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। अच्छा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यस सर। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैज सेम डायरेक्शन। इस केस में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में सेम डायरेक्शन है, हमेशा नहीं होते, इस केस में सेम है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऐसे मान लो डी ऐसा हुआ, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? सेंटर की ओर। इनके बीच में एंगल कितना है? चाबी रखी दिखी ना कोई? 90 डिग्री। हाँ, इनके बीच के एंगल कितना है? 90 90 डिग्री। डिग्री। तो ये बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स ने जो वर्क डन कराया सर्कुलर मोशन में, उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर 0 90 डिग्री में है वेरी गुड। इसलिए। हाँ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जीरो। पिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो कितना होगा? 0 होगा। 0। जीरो। क्लियर हुआ? हाँ, यस सर। क्यों क्यों 0 हुआ? W इक्वल टू होता है F इंटू डी कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो ये एंगल 0 है, इसलिए ये वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसमें वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। इतना क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो और पढ़ना चाह रहे हो? क्वेश्चन लगवाऊं या फिर खत्म करें आज का? सर व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा क्वेश्चन।
हाँ, ये मैं सारी नोट्स आपको व्हाट्सएप यस में सर। अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। और क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा थोड़े। क्वेश्चन आज मैं हाँ प्रिपेयर करूंगा, कल मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए मैं क्वेश्चन शेयर नहीं कर पाया आपको, ठीक है। यस सर। और ये अरेंजमेंट है एक्चुअली मैंने करा था जुगाड़ लगा के कुछ कुछ। एक सेकंड, आपकी अगली क्लास चलती है? नेक्स्ट क्लास किनकी है? सर ये तो अभी लाइव आएगा सर।